और बच्चों कैसे हो? आज हम डिटर्मिनेंट चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ये लास्ट वीडियो है डिटर्मिनेंट की। इसके अंदर हम माइनस, कोफैक्टर्स, एडजॉइंट, कुछ इक्वेशंस और मैट्रिक्स मेथड कैसे सॉल्व करते हैं, कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी क्या होती है, ये सारी चीजें हम लोग आज की क्लास में करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे माइनस। अब ये माइनस क्या होते हैं वो चीज देखते हैं। तो हम एक 2x2 का मैट्रिक्स लेते हैं और एक 3x3 का मैट्रिक्स लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक 2x2 का मैट्रिक्स लिया, 3 2 -1 4, और एक 3x3 का मैट्रिक्स लिया, 3 2 5 0 4 1 -1 3 2। ये मैंने दो लिए जिससे कि आपको दोनों के माइनस कैसे निकालने हैं वो समझ आए। तो हम माइनस की बात करते हैं। सबसे पहले याद रखना कि माइनस को डिनोट करते हैं M11, M12, M21, M22 से। ठीक है, यहां पर देखो चार एलिमेंट्स आप लोगों को दिख रहे हैं, A11, A12, A21, A22। तो इन चारों एलिमेंट्स के माइनस निकालने हैं। ठीक है, माइनर होते क्या है वो अभी मैं क्लियर कर रहा हूं। ऐसे यहां पर भी M11, M12, M21, M22, 13, M21, M22, M23, M31, M32, M33। तो ये माइनस निकालते हैं। सबसे पहले इस एलिमेंट के बारे में देखते हैं। ये लिखा है M11। M11 सबसे पहला माइनर जो निकालना है। माइनर की डेफिनेशन क्या होती है? वैल्यू आफ्टर डिलीटिंग रो एंड कॉलम ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट। तो हम जिस भी माइनर को निकाल रहे हैं हम उसकी रो और कॉलम को डिलीट कर देंगे और जो हमारे पास वैल्यू बच रही है उस वैल्यू को हम माइनर कहते हैं। तो माइनर 1 एलिमेंट का जो A11 है उसका माइनर निकालने के लिए मुझे ये कॉलम और रो दोनों को डिलीट करना है। तो इनको डिलीट करके मुझे क्या वैल्यू दिख रही है? 4। तो यहां पर आ जाएगा 4। बहुत ही सिंपल सा है। ठीक है, ऐसे ही मुझे जब M12 निकालना है तो मुझे इसकी रो और कॉलम को डिलीट करना है और आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पर -1, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया -1। ऐसे ही जब मैं 21 निकाल रहा हूं M21, तो मैंने क्या किया, इसको और इसको डिलीट कर दिया, इस एलिमेंट का रो और कॉलम डिलीट कर दी, तो मेरे को जो वैल्यू दिख रही है वो दिख रही है 2, तो मैंने ये वैल्यू 2 डाल दी। ऐसे ही लास्ट मेरे सामने है 4, अगर मैं इसका कॉलम और रो डिलीट कर देता हूं तो मुझे दिख रहा है 3, तो इसका जो आंसर आया, इसका जो माइनर आया वो आया 3। तो ये बहुत ही सिंपल है, मतलब माइनर किसी भी एलिमेंट का निकाला जा सकता है मैट्रिक्स के। तो ये ध्यान रखना, उसकी रो और कॉलम को डिलीट करने के लिए करके, उसकी रो और कॉलम को डिलीट करके जो वैल्यू बचती है दैट इज माइनर। तो माइनर जो है वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिसेस के केस में नहीं होंगे, ये चीज ध्यान रखना है यहाँ पर, क्योंकि हम डिटर्मिनेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम वैल्यू जो निकालते हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स की निकालते हैं, इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, जब हमें माइनस पता चल जाते हैं कि माइनस क्या होते हैं, तो माइनस की हेल्प से हम कोफैक्टर्स निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? कोफैक्टर्स। तो पहले मैं इसका फॉर्मूला बता रहा हूं कि फॉर्मूला क्या है और माइनस की हेल्प से इसको कैसे निकाला जा सकता है। फिर मैं आपको डायरेक्ट तरीका बता दूंगा कि आप डायरेक्टली कैसे माइनस कोफैक्टर्स निकालोगे। तो फॉर्मूला होता है Cij इज इक्वल टू -1 रेज टू द पावर i प्लस जे इंटू Mij। यहाँ पे Mij डिनोट कर रहा है हर माइनर को, और i और j तो आपको पता ही है, रो और कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं। कोफैक्टर्स के लिए मैं लिख रहा हूं C11, C12, C21, C22। ये कोफैक्टर्स के लिए मैंने लिखा C11, C12, C21 और C22। और बहुत ही आसान है, ध्यान से देखना, बहुत ही आसान है। अगर मुझे ये निकालना है तो मुझे Mij तो लिखना ही लिखना है, मतलब ये 4 तो आएगा ही आएगा, लेकिन मुझे -1 की पावर i प्लस जे साथ में मल्टीप्लाई करना है। तो -1 की पावर 1 + 1, साइड पे देखो, -1 की पावर 1 + 1, तो -1 की पावर 2, तो ये क्या आया 1। तो इसका मतलब मुझे इसमें 1 मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ गया 4। तो इससे मुझे क्या क्लियर हुआ कि जब भी i प्लस जे ऑड होगा तो यहाँ पर -1 आएगा, जब भी i प्लस जे इवन होगा तो यहाँ पर 1 आएगा। तो इवन के केस में तो 1 आ गया, ये देखो इसमें ऑड है तो बस -1 आएगा। तो हमने यही वाला आंसर जो है इसमें -1 मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये 1 आ जाएगा। तो ऑड वाले जो भी i प्लस जे सम ऑड होगा उनके साइन बदल दो तो डायरेक्टली ही कोफैक्टर्स निकल जाते हैं। तो बार बार हमें ये फॉर्मूला नहीं सोचना पड़ता। देखो इसमें 2 + 1 3 होता है ऑड, तो इसका साइन बदल दो -2। इसमें 2 + 2 4 होता है इवन, तो इसका साइन बदलने की जरूरत नहीं है, तो ये 3 रहेगा। बहुत ही सिंपल सा तरीका है। अब हम 3/3 का करेंगे, तो एक बार फिर से मैं कोफैक्टर्स को रिपीट कर दूंगा। अब देखो 3/3 का
ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत सिंपल है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है इसमें। सबसे पहले मैंने क्या किया, फर्स्ट एलिमेंट की रो और कॉलम को डिलीट किया। तो मुझे जो 4 एलिमेंट दिख रहे हैं वो देखो 4 1 3 और 2 दिख रहे हैं। जब मैंने 4 एलिमेंट्स को डिलीट किया, यहाँ पर मैंने रो और कॉलम को डिलीट किया, तो मुझे 4 एलिमेंट्स दिख रहे हैं 4 1 और 3 और 2। तो मैं इनकी वैल्यू कैसे निकालूंगा, इनकी वो तो मुझे आती है। जब हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते थे तो कैसे निकालते थे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, बिल्कुल सेम वैसे ही करना है। दिस इंटू दिस 8 माइनस दिस इंटू दिस 3, तो आंसर क्या आया 5। सिंपल है। अब अगले वाले के लिए देखो, कॉलम और रो डिलीट करी, फिर से 4 एलिमेंट दिख रहे हैं, 0 इंटू 2 0, -1 इंटू -1 -1, तो 0 + 1 हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा 1। ऐसे ही मुझे इसकी रो और कॉलम को डिलीट करना है, रो और कॉलम को डिलीट किया तो यहां से आ गया 0 और यहां से आ गया 4, तो ये 4 आंसर आ गया। उसके बाद फिर से रो और कॉलम को डिलीट किया, 4 में से 15 माइनस करें, माइनस का 11, फिर रो और कॉलम डिलीट करें, ये कॉलम है और ये रो है, ध्यान से देखना एक बार, ये कॉलम है और ये रो है, तो दिस इंटू दिस 6 माइनस दिस इंटू दिस, तो 6 + 5 हो जाएगा विच इज 11। कॉलम और रो छोड़ दी, यहाँ आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा +2, यहाँ से भी 11। कॉलम और रो छोड़ दी, कॉलम और रो, इस एलिमेंट का कॉलम और इसकी रो, तो 2 - 20 माइनस का 18। कॉलम और रो छोड़ दी, 3 - 0 3, कॉलम और रो छोड़ दी, यहाँ से आ गया 12। तो दीज आर द माइनस। और कोफैक्टर्स में फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, वो याद रखना। कोफैक्टर्स में सिर्फ ऑड वालों के साइन चेंज करने हैं, C11 C12 C13, C21 C22 C23, C31 C32 C33। तो यहाँ पे ऑड वाले ये नंबर्स हैं, इनके साइन बदलने हैं, ध्यान रखना। तो हमने सारे नंबर्स माइनस एज इट इज डाल दिए, ये आ गया 5, ये आ गया 8, ये 4, उसके बाद -11, उसके बाद 11, उसके बाद फिर से यहाँ पर 11, उसके बाद माइनस का 18 इज इक्वल टू 3 और ये लास्ट में आ रहा है हमारे पास 12। तो हमने क्या करना है, सिर्फ ऑड वालों के साइन चेंज करने हैं। तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया। दीज आर कोफैक्टर्स। तो ये हमारा सेकंड टॉपिक है, कोफैक्टर्स। तो माइनस की हेल्प से हम क्या निकालते हैं, कोफैक्टर्स। इस चीज को ध्यान रखना। तीसरी चीज हमारे सामने आती है एडजॉइंट। तीसरी चीज हमारे सामने क्या आती है, एडजॉइंट। और एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, समझते हैं उस चीज को। हमारे सामने फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ एनी मैट्रिक्स। मान लो ये ए है जो मैंने यहां निकाल रखा है, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, Cij का ट्रांसपोज, मतलब कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। तो कोफैक्टर्स तो हम निकाल चुके थे, तो हम कोफैक्टर्स की हेल्प से ही एडजॉइंट ऑफ ए भी निकाल सकते हैं। तो कुछ नहीं करना, बस ये जो आ रहे हैं सारे एलिमेंट्स, इनका ट्रांसपोज करके लिख दो। ये रो थी, कॉलम में लिख देंगे 5 -1 और 4, 5 -1 और 4, कॉलम में लिख दिया, ट्रांसपोज हो गया साथ साथ। इस चीज को ध्यान रखना, ये ए है, ठीक है। ऐसे ही ये रो थी 11 11 -11 11 11 -11, तो ये हमारे सामने क्या आ गया, सेकंड कॉलम। थर्ड वाला कॉलम देखो, माइनस का 18, माइनस का 3 और 12, तो दीज आर द कोफैक्टर्स, इसको ध्यान में रखना। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए मुझे सिर्फ कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज करना है, इस चीज का ध्यान रखना। और ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो अगर आपको पेपर में आता है फाइंड द एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, आपने उस मैट्रिक्स का क्या करना है, कोफैक्टर्स निकालने हैं, कोफैक्टर्स निकाल के ट्रांसपोज कर देना है। आपको माइनर निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता माइनर और कोफैक्टर में सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव का डिफरेंस होता है, वो भी कुछ एलिमेंट्स में। तो आप डायरेक्टली माइनर निकालकर सी, मतलब ऐसे ही कोफैक्टर्स लिख लेना, C11 C12 C13, इस तरह से लिख लेना, माइनस निकालना और ऑड वालों के साइन बदल देना, दैट्स इट, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो हमारे सामने ये जो आ रहा है, ये एडजॉइंट ऑफ ए आ रहा है। इससे नेक्स्ट टॉपिक जो होता है वो होता है ए इनवर्स। ये भी फॉर्मूला है सीधा सीधा, दिस इज 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। याद करो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, आपको मैंने बोला था कि एक शॉर्टकट होता है आंसर चेक करने का, तो वो यही है। आपके सामने ये मैट्रिक्स आया, फटाफट से कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज एक मैट्रिक्स में लिखो। कैसे, इसको छोड़ो, 8 - 3 5, वो लिख दो। इसको छोड़ो, 0 + 1 -1 हो जाएगा, साइन चेंज करके नीचे लिख दो। तो आप सारे एलिमेंट्स के ट्रांसपोज करके लिख देना और डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देना, आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। और आंसर चेक करने में 30-35 सेकंड ही लगेंगे, कुछ ज्यादा बड़ा लंबा चौड़ा काम नहीं है।
क्योंकि आपको कोई कैलकुलेशन शो नहीं करनी, आपको सिर्फ अपना आंसर चेक करना है। तो आप आराम से इस मेथड से चेक कर सकते हो। एक और तरीका है, वो कभी बीच में टाइम मिलेगा तो फिर से बता दूंगा, बट आप अभी इस चीज को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या लिखा, 1 डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब एक शॉर्टकट बताता हूँ डिटर्मिनेंट निकालने का। उसमें क्या करना है, किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट्स को उनके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो तो डिटर्मिनेंट निकल जाता है। फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स था, कॉलम 2 से हमें डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, कॉलम 2 से। तो मैंने क्या किया, 2 ये एलिमेंट लिया और इसको इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। इसका कोफैक्टर क्या था, -1। और देखो अगला क्या है, 4, और इसका कोफैक्टर क्या था, 11। और अगला क्या है, 3, और इसका कोफैक्टर क्या था, जो इसके नीचे वाला एलिमेंट है, -3। तो अब जब इसको सॉल्व करोगे तो डिटर्मिनेंट आ जाएगा -2 + 44 माइनस का 9। तो 44 में से ये 11 माइनस करे तो आंसर क्या आया, 33। अब दोबारा से चेक कर लो किसी रो और कॉलम को दोबारा से लेकर। मान लो मैं इस रो से कर रहा हूं, तो इस रो को देखो, पहला एलिमेंट है -1 और इसका कोफैक्टर क्या आ रहा था, -18, वो लिख दिया। अगला देखो क्या है, 3 और इसका कोफैक्टर क्या आ रहा था, -3। अगला क्या है, 2 और इसका कोफैक्टर क्या आ रहा था, 12। तो आपने यहाँ पे लिख दिया 2 × 12। तो हर एलिमेंट को, जो भी एलिमेंट ले रहे हो, उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दोगे तो ये एक शॉर्टकट होता है डिटर्मिनेंट का, और ये एक फॉर्मूला भी होता है। तो आप ऐसे लिख सकते हो, जैसे आपने लिखा C11 तो A11, A12 C12, A13 C13। तो ये वही चीज कर रहे हैं जो हमने डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करने के लिए की थी, बट एक कोफैक्टर्स का यूज कर लिया, फॉर्मूला वही होता है। तो हम इसको जब सॉल्व करते हैं, देखो क्या आता है, 18, यहाँ से आ रहा है -9 और यहाँ से आ रहा है हमारे पास 24। ये 18 और 24 42 -9 इज 33, वो हमारा आंसर है, एग्जैक्टली सेम आ रहा है। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, किसी भी कोफैक्टर्स का यूज करके आप डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हो। जब आपके पास डिटर्मिनेंट आ गया, करना क्या है, 1 डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो बस इसको 1/33 कर दो। तो ये जो आ रहा है, ये आपका क्या आ गया, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। मतलब ये इनवर्स वही इनवर्स है जो आपने एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन में भी निकाला था। तो अब यहाँ पे कोफैक्टर्स का एडजॉइंट का यूज करके भी आप यहाँ पर इनवर्स निकाल सकते हो। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन कराता हूँ कि किस टाइप के और क्वेश्चन है जो पेपर में आ सकते हैं। इस वीडियो के बाद आप मुझसे व्हाट्सएप करके डाउट्स भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनसीईआरटी की 4.4 और 4.5 दोनों कवर होंगी, जो भी मैं टॉपिक्स आप लोगों को अभी बता रहा हूँ। तो आपके सामने हमने मैट्रिसेस चैप्टर के अंदर एक टाइप का क्वेश्चन किया था। मैं आपको एक टाइप बता रहा हूँ। हमने मैट्रिसेस चैप्टर में एक टाइप का क्वेश्चन किया था जिसमें हमें प्रूव करना होता था इस तरह से, ठीक है। मैट्रिसेस चैप्टर में हमें इस टाइप का क्वेश्चन प्रूव करने के लिए आता था, और मैंने वहां पर आपको बताया था कि आपके सामने ऐसे आ सकता है, हेंस फाइंड a⁵5, हेंस फाइंड a⁵5। मैं इस चीज को भी एक बार रिपीट कर देता हूं ताकि आपको याद आ जाए, लेकिन अब जो हम पढ़ रहे हैं उसमें आएगा हेंस फाइंड A इनवर्स, ठीक है। तो मान लो आपको मैट्रिक्स जो दिया हुआ है वो ऐसे दिया हुआ है, कुछ ABCD। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे ही ले रहा हूं, अभी ABCD आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और आपको ये शो करना, और आपका ये शो हो गया। ये शो होने के बाद आपको a⁵5 और A इनवर्स कैसे निकालना है, उसके बारे में ध्यान से देखो, क्योंकि ये तो सब कर लेंगे, a² सब कर सकते हैं, 5a सब कर सकते हैं, 6i सब कर सकते हैं, ऐड करके 0 भी सब प्रूव कर लेंगे। लेकिन पेपर में जब ये सिचुएशंस आएंगी तो हमें इसी इक्वेशन का यूज करना होता है। तो वो मैं अभी समझा रहा हूं, दोबारा से ध्यान रखना। हमने क्या किया, a² को लिख लिया 5a - 6i। हम क्या कर रहे हैं, फॉर a⁵5 आपको सिखा रहा हूं दोबारा से। तो हमने क्या किया, दोनों तरफ a मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये a मल्टीप्लाई करा, यहाँ पर a³ हो गया और यहाँ 6a हो गया। दिस इज a³, ठीक है। दिस इज a³, ये a³ आएगा, यहाँ a² आएगा और यहाँ a आएगा। अब आप इस a² को इससे रिप्लेस कर दोगे, तो 5 × 5a - 6i - 6a। आप तब तक करते रहोगे जब तक a⁵5 नहीं बन जाता, इस चीज को ध्यान रखना। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो यह आया 25a, और इसको इससे मल्टीप्लाई करा 30i और माइनस का 6a। ये आ गया 25 - 6 इज 19a - 30i।
अगर आपको पेपर में a रेज़ टू द पावर 4 निकालना होता तो आप एक a से और मल्टीप्लाई कर देते। अभी आपको a रेज़ टू द पावर 5 निकालना है तो आप a स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे आ जाएगा a रेज़ टू द पावर 5, यहाँ आ जाएगा 19a क्यूब और यहाँ आ जाएगा 30a स्क्वायर। ठीक है, अब आपके पास a क्यूब भी पड़ा हुआ है वो ये रहा, और आपके पास a स्क्वायर भी पड़ा हुआ है वो ये रहा। तो आपने पहले a क्यूब लिख दिया, 19 इंटू 19a माइनस 30i, और यहाँ आ गया माइनस का 30 इंटू a स्क्वायर की वैल्यू 5a माइनस 6i। क्लियर, 19 इंटू 19 हमारा हो गया 361a, 19 इंटू 30 हो गया माइनस का 570i, और ये आ गया हमारा माइनस का 150a, और लास्ट हमारे पास प्लस 180i। अब बस a वालों को एक साथ कर लो, i वालों को एक साथ, इसको इससे हमने ऐड सबट्रैक्ट कर दिया तो यहाँ आ जाएगा 112a, और इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा माइनस का 093i। ठीक है, 390 प्लस 80 470 प्लस 100 570, तो ये हमारे पास आ गया। अब आप खुद देखो, जो आपका a रेज़ टू द पावर 5 आ रहा है वो a और i की टर्म्स में है। a आप लोगों के पास क्वेश्चन में गिवन होगा वो पुट कर देना, i आप लोगों को पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, दोनों को सॉल्व करके जो बचेगा वो a रेज़ टू द पावर 5 होगा। ये ध्यान रखना कि आप अगर इस क्वेश्चन में ऐसे करते हो कि a ये दिया हुआ है, a स्क्वायर निकाल लो, फिर a मल्टीप्लाई कर दो, फिर a मल्टीप्लाई कर दो, फिर a मल्टीप्लाई करके a रेज़ टू द पावर 5 निकाल लो, तो उसमें आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है, चाहे ये मुश्किल है चाहे आसान, आप लोगों को यही चीज फॉलो करनी है। बात समझ आ गई? तो इस चीज का ध्यान रखना। अब हम देखते हैं कि अगर हमें a इनवर्स निकालने के लिए आता है तो हमने क्या करना है। a इनवर्स निकालने के लिए बहुत ही सिंपल चीज है, जब भी पेपर में हेंस फाइंड आता है तो आपको इक्वेशन का यूज ही करना है। जब भी पेपर में हेंस फाइंड आता है कि हेंस फाइंड a इनवर्स, दैट मींस यू हैव टू यूज इक्वेशन टू सॉल्व टू फाइंड ए इनवर्स। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 6i इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, 6i इज इक्वल टू 5a माइनस a स्क्वायर लिख लिया। 6i इज इक्वल टू 5a माइनस a स्क्वायर लिख लिया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर a कॉमन निकाल लिया, 5i हो जाएगा यहाँ पर, और ये a रह जाएगा, a बाहर निकाल लिया मैंने। यहाँ a जब बाहर निकाला तो ये 5i हो गया, और ये a स्क्वायर था तो ये a रह गया, और a हमने बाहर निकाल लिया। हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, पोस्ट मल्टीप्लाई a इनवर्स बोथ साइड्स, पोस्ट मल्टीप्लाई a इनवर्स बोथ साइड्स। तो हमने यहाँ पे लिखा 6a इंटू a इनवर्स इज इक्वल टू 5i माइनस a इंटू a इनवर्स, ये हमारे पास आया। तो हमने देखो इसको लिख लिया 6a इनवर्स, क्योंकि ये तो आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई होके a इनवर्स ही रहेगा, और यहाँ पर हमारे पास बच गया 5i माइनस a, क्योंकि ये i हो जाएगा, तो 5i माइनस a बच गया। i यू नो व्हाट इज i, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1001। a आपको क्वेश्चन में ही गिवन होगा, जो भी होगा इसको सॉल्व करके आप 6 से डिवाइड कर दोगे तो ये आपके पास a इनवर्स आ जाएगा। ये मैं आपको कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूँ, एनसीईआरटी की 4.5 के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो इक्वेशन सॉल्व करने के बाद आपको ए इनवर्स निकालने वाले क्वेश्चन होंगे, तो आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आ सकता है, तो ये मिस ना हो। ठीक है, तो ये हमारे पास था ए इनवर्स वाला टॉपिक। नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट इज मैट्रिक्स मेथड, मतलब हमने इक्वेशंस पढ़नी है। हम लोगों ने इक्वेशंस पढ़नी है, कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी, ये चीज ध्यान रखना। ये भी बहुत सिंपल सा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक, कुछ मुश्किल नहीं है इसके अंदर। कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी होता क्या है, देखो आप लोगों ने 10th क्लास में सॉल्यूशंस पढ़े थे, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, ये जो नो सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन, ये क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। ये क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। तो अगर कभी सॉल्यूशन नहीं निकल रहा होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट या नो सॉल्यूशन।
और कभी हमारे पास जब आंसर आ जाएगा तो वो यूनिक सॉल्यूशन होता है, मतलब x और y की वैल्यू आ जाती थी जब इक्वेशंस में, तो वो x और y की एक यूनिक वैल्यू होती थी जो उन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता था, तो वो एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। इस चीज को ध्यान रखना। तो अभी मैं कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी के बारे में आप लोगों को बता रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखूंगा, उसको सॉल्व करेंगे, फिर आपको इनकंसिस्टेंसी और कंसिस्टेंसी के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो जो हम मेथड पढ़ने वाले हैं उस मेथड को बोलते हैं मैट्रिक्स मेथड। तो इसमें क्या होगा, आपको दो इक्वेशंस दी होंगी, 5x माइनस 7y इज इक्वल टू 2 एंड 7x माइनस 5y इज इक्वल टू 3। 5x माइनस 7y इज इक्वल टू 2 एंड 7x माइनस 5y इज इक्वल टू 3। तो ये जो दो इक्वेशन दी हुई हैं, आप लोगों को बोलेगा कि आपने इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा तरीका है, जो हम अभी पढ़कर आए हैं ना, वही वाली सेम चीज इसमें अप्लाई होती है। सबसे पहले आप लिखोगे a, और a का मतलब होता है कोफिशिएंट्स, तो आपने सारे कोफिशिएंट्स एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने हैं इस तरीके से। देखो कितना सिंपल है, a। उसके बाद आप लिखोगे x, ये होते हैं वेरिएबल्स जो आपने निकालने हैं, और इसके बाद लिखोगे b, जो आपको 2 और 3 ये दिए हुए हैं कॉन्स्टेंट्स इक्वल टू में, क्योंकि ये इक्वेशन होती है ना ax प्लस, यहाँ पे है ये a, मतलब ये मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 माइनस 7 7 माइनस 5 वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है x और y, और ये इक्वल टू में कांस्टेंट रिप्रेजेंट कर रहा है 2 और 3। मतलब आपके सामने जो इक्वेशन होती है वो इस फॉर्म में होती है, ax इज इक्वल टू b, कोफिशिएंट वेरिएबल इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इस चीज को ध्यान रखना। तो हमने क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं मैट्रिक्स मेथड से x और y की वैल्यू निकालने के लिए। क्वेश्चन आएगा सॉल्व फॉर x एंड y। पहला स्टेप क्या होता है, डिटर्मिनेंट निकालना। तो हमने सबसे पहला स्टेप करा डिटर्मिनेंट, तो बड़ा आसान है। देखो दिस इंटू दिस माइनस 25 प्लस दिस इंटू दिस प्लस 49 हो जाएगा, तो ये आ गया 24। और ध्यान रखना ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। जब मैं आपको कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी बताऊंगा तब आपको बता दूंगा कि ये नॉट इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल टू 0 होता है तो क्या सिचुएशन होती है, नॉट इक्वल। अभी हम मैट्रिक्स मेथड कर रहे हैं तो याद रखना ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसके बाद अगला स्टेप होता है कोफैक्टर्स। वो हमने कोफैक्टर्स निकाले, C11, C12, C21, C22। ये अभी हम करके आए हैं। बिल्कुल वैसे ही कॉलम और रो को डिलीट कर देंगे, -5 कॉलम और रो को डिलीट कर देंगे, 7 साइन चेंज हो जाएगा, ऑड है। कॉलम और रो को डिलीट कर देंगे, -7 साइन चेंज कर देंगे, ऑड है। कॉलम और रो को डिलीट कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 5। अच्छा, ऑड नंबर नहीं है, 7 ऑड है इसलिए माइनस नहीं लगा रहा, आई और जे का सम ऑड है इसलिए माइनस लगा रहा हूं, ये बात याद रखना। कोफैक्टर्स आने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है एडजॉइंट ऑफ ए, वो भी हमने सीख लिया था। वो होता है कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज, तो -5 -7 7 और 5 फॉर्मूला लिख लेना, सी आई जे का ट्रांसपोज करना है। ये आ गया हमारा -5 और -7 ऐसे आ गए, 7 और 5 ऐसे आ गए। एडजॉइंट आने के बाद ए इनवर्स 1 बाय डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है, ये भी हमने सीखा था। तो 1/24 और -5 -7 7 और 5 इस तरीके से ए इनवर्स निकाल। इतने स्टेप्स करने के बाद हम x और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो समझाता हूं। बहुत ही सिंपल है। हम क्या लिखेंगे, बाय मैट्रिक्स मेथड, बाय मैट्रिक्स मेथड x इज इक्वल टू a इनवर्स b। अब ये कैसे आया, ये जो इक्वेशंस है ये ax इज इक्वल टू b की फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, ax इज इक्वल टू b की फॉर्म में, ये मैंने आपको बताया था। तो अब हमने क्या किया, a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, प्री मल्टीप्लाई ए इनवर्स बोथ साइड्स, प्री मल्टीप्लाई पहले कर रहे हैं ना, तो ये पार्ट तो आई हो गया इसलिए यहाँ x बचेगा, और इक्वल टू में क्या आ गया, ए इनवर्स b। तो आपको ये पूरा करने की जरूरत नहीं है, कर भी सकते हो अगर आपके पास टाइम एक्स्ट्रा है तो, अदरवाइज आप डायरेक्ट लिख सकते हो बाय मैट्रिक्स मेथड x इज इक्वल टू दिस। अब आपको क्या करना है, x तो xy था वो लिखा, ए इनवर्स आप निकाल चुके हो, 1/24 इंटू -5 7 और -7 5, और उसके बाद इंटू करना है इसको किससे, b से, वो था 2 और 3, और इसको सॉल्व कर लो। अब आप ध्यान से देखो, अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, दिस इंटू दिस -10 प्लस दिस इंटू दिस 14, दिस इंटू दिस माइनस का 14 एंड दिस इंटू दिस प्लस का 15। बार 1/24 चल रहा है तो x की वैल्यू आ जाएगी 4/24 और y की वैल्यू आ जाएगी 1/24।
इसको आप काट सकते हो, देखो 5 2 जा 10 और 7 3 जा 21 आएगा, सॉरी यहाँ पर तो ये 11 आएगा, वही मुझे लग रहा था कि कुछ आंसर में गड़बड़ हो गई है। तो x हमारा क्या आएगा 11/24 और ये आ जाएगा 1/24, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इस तरह से हम 2/2 का करते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अगर 3/3 की इक्वेशन आए तो कैसे करते हैं, ठीक है। अब हम 3 इक्वेशन वाला क्वेश्चन करते हैं जिसमें 3 इक्वेशन दी होंगी। तो ये आपके पास 3 इक्वेशन दी हुई है, मैंने जान के ये क्वेश्चन लिया है ताकि आप लोगों के सामने अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसमें कुछ नहीं है, 3 इक्वेशन दी हुई है, 2/x 3/y 10/z इज इक्वल टू 4, 4/x माइनस 6/y 5/z इज इक्वल टू 1, 6/x 9/y माइनस 20/z इज इक्वल टू 2, ऐसे 3 इक्वेशन दी हुई है। हो सकता है कि ऐसे लिखा हो 2x प्लस 3y प्लस 10z इज इक्वल टू 4, नॉर्मली भी हो सकता है। तो अगर हमारे पास ऐसे वेरिएबल्स डिनोमिनेटर में होते हैं तो हमने 10th में भी करा है, हम 1/x को a ले लेते हैं, 1/y को b ले लेते हैं, 1/z को c ले लेते हैं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हमारी ये जो इक्वेशन है वो रीडिफाइन होके ऐसे हो गई। तो 2a प्लस 3b प्लस 10c इज इक्वल टू 4, 4a माइनस 6b प्लस 5c इज इक्वल टू 1, 6a प्लस 9b माइनस 20c इज इक्वल टू 2। तो हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आ गई। अब ध्यान रखना जो मैं बोलने वाला हूँ कि हमने वही काम करना है जो हमने 2/2 में किया था। पहले हमने ये मैट्रिक्स लिख लिया यहाँ पर 2 3 10 4 माइनस 6 5 6 9 माइनस 20। तो हमने एज इट इज लिख लिया। x की जगह पे हमने वेरिएबल्स लिख लिए ABC जो हमें निकालने हैं, और b हमारा 4 1 2 हो गया जो हमारे सामने दिया हुआ। बिल्कुल वही स्टेप्स 2/2 वाले फॉलो करने हैं। डिटर्मिनेंट निकाला, मैंने डायरेक्टली लिख दिया 1200 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। कोफैक्टर्स निकालने हैं C11 C12 C13 वैसे ही निकालने हैं जैसे रो और कॉलम को डिलीट करके निकाला था। देखो रो और कॉलम को डिलीट कर दिया, दिस इंटू दिस आपके सामने आ गया 120 माइनस दिस इंटू दिस 45, तो ये 75, तो ये फर्स्ट वाला एलिमेंट आ गया, ठीक है। जब हमारे पास कोफैक्टर्स आ जाते हैं फिर हम एडजॉइंट निकालते हैं। ये मैंने एडजॉइंट निकाला कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज करके, वो ये आ गया आपके पास। फिर मैंने आपको इनवर्स निकालना सिखाया था 1 डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, फिर मैंने इनवर्स निकाल लिया। बाय मैट्रिक्स मेथड x इज इक्वल टू a इनवर्स b होता है, वो अप्लाई करके मेरे पास ABC की वैल्यू आ गई। अगर तो आपका क्वेश्चन यही होता 2x प्लस 3y प्लस 10z इज इक्वल टू 4, तब तो यही xyz आ जाते। लेकिन अभी हमने ABC लेट करा हुआ है 1/x 1/y 1/z को, और आपको पेपर में जब क्वेश्चन आएगा वो आएगा सॉल्व फॉर xyz, तो आपको xyz निकालने हैं। तो जो भी आपके आंसर्स आ रहे हैं x इज इक्वल टू वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो अगर a 1/2 है तो x 2 हो गया, b 1/3 है तो y 3 हो गया, c 1/5 है तो z 5 हो गया। तो इस चीज को ध्यान रखना कि कभी भी आपके सामने ऐसी सिचुएशन आती है तो आप इस तरीके से सॉल्व करोगे, अदरवाइज आपको सारे क्वेश्चंस ऐसे ही दिखेंगे जो मैंने ये लिखा हुआ। अब एक टाइप का क्वेश्चन और आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वो मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं लिख रहा बट उसके जैसा एक क्वेश्चन लिख रहा हूं ताकि आप उस क्वेश्चन में कंफ्यूज ना हो जाओ, क्योंकि उसमें भी हमें XYZ ही निकालना होता है लेकिन किसी और तरीके से। वो आपके पास इस क्वेश्चन में भी वही चीज है कि आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है, लेकिन क्वेश्चन बदल गया। क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है, आपको 2 मैट्रिसेस दिए हुए हैं A और B, ठीक है। इन दोनों में से एक से तो इक्वेशन बनी हुई है। जो हम A मैट्रिक्स लिखते थे, जो मैंने 3/3 का आपको क्वेश्चन बताया था, उसमें जो हम A मैट्रिक्स लिखते थे वो इक्वेशन से आता था। देखो यहाँ पर 1 -1 1 -1 और z नहीं है तो 0। तो ये देखो ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है वो इस इक्वेशन से ही बना हुआ है, और ये एक अलग से मैट्रिक्स दिया हुआ है B। और आप लोगों को क्या बोला गया है, फाइंड AB, मतलब आपको प्रोडक्ट करना है और हेंस सॉल्व द इक्वेशंस, मतलब आपको इसी प्रोडक्ट का यूज करके इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो जब भी आपके पेपर में ये क्वेश्चन आता है प्रोडक्ट वाला, तो आप अगर इसमें एडजॉइंट कोफैक्टर्स निकाल रहे हो तो आपको 0 नंबर मिलेंगे। आपको प्रोडक्ट करना है और इसी प्रोडक्ट का यूज करके आपको A इनवर्स निकालना है, ना कि एडजॉइंट कोफैक्टर्स का यूज करके, क्योंकि लगेगा इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए तो मैट्रिक्स मेथड x इज इक्वल टू A इनवर्स B, दैट मींस यू हैव टू फाइंड A इनवर्स। अगर आपको A इनवर्स निकालना है तो उसके लिए आपको पहले AB निकालना है और उसी का यूज करके A इनवर्स निकालना है। कोफैक्टर्स एडजॉइंट डिटर्मिनेंट वाले मेथड से नहीं करना। आप निकालते हो, आपका आंसर सही आता है, पूरे नंबर आपको नहीं मिलेंगे उसके अंदर, वो काट दिया जाएगा, ये ध्यान रखना। तो सबसे पहले हम करते हैं AB। अब यहां पर भी मैं एक चीज बताता हूं आपको जिससे कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। हमारा जो AB होता है वो बहुत इंटरेस्टिंग सा आंसर आता है। मतलब कि AB आपको मल्टीप्लाई करने के बाद या तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिखेगा या आपको कोई स्केलर मैट्रिक्स दिखेगा।
आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता था 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इस फॉर्म में, और स्केलर मैट्रिक्स ऐसे होता था 0 6 0 0 0 0 और 0 6 0 0 0 6 0 और 0 0 6। तो ये आइडेंटिटी का एग्जांपल लिखा और ये मैंने स्केलर का एग्जांपल लिखा। तो मैंने कब कमाल की बात बताई कि जब भी प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन आएगा ए और बी को मल्टीप्लाई करके आपका या तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा या तो स्केलर मैट्रिक्स होगा। अभी ये मैंने जो क्वेश्चन बनाया है इसमें चेक करते हैं क्या आंसर आएगा। बट आपकी एनसीईआरटी में एग्जांपल नंबर 33 आप करना, उसमें ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है। तो आपको पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, बस आप ध्यान से 2 बार कैलकुलेशन कर लो पहले एलिमेंट। 1 इंटू 2 2, साइड पे लिख रहा हूं 1 इंटू 2 2 प्लस -1 इंटू -4 4 और प्लस 0 इंटू 2 2 और 0। तो ये आंसर क्या आया 6। एक बार दोबारा कैलकुलेट कर लो 1 इंटू 2 2 -1 इंटू -4 प्लस 4 0 इंटू 2 0। तो आंसर क्या आया 6। तो आपको पता चल गया पहला क्या आ रहा है 0। और सर ने बताया था कि भाई साहब ये हमेशा आइडेंटिटी या स्केलर होता है। तो अगर यहाँ पे 6 आ रहा है जो मैंने 2 बार निकाल लिया तो एक स्केलर मैट्रिक्स होगा, इसलिए इस तरह से बनेगा। तो आपको बाकी सारे प्रोडक्ट करने की जरूरत भी नहीं है, आप डायरेक्टली लिख सकते हो। अगर ये 5 आ रहा होता तो 5 0 0 0 5 0 0 0 5, 1 आ रहा होता तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इतनी सी चीज है। तो हमारे पास ये ए बी आ गया। जब हमें ए बी मिल गया हमें इसका यूज करके ए इनवर्स निकालना, और बहुत आसान है। ए बी इज इक्वल टू 6i लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई करा, प्री मल्टीप्लाई ए इनवर्स बोथ साइड्स। तो हमने जब इसमें मल्टीप्लाई करा ये हो गया ए इनवर्स ए बी, और ये आ गया 6 ए इनवर्स आई। यहां से हो गया बी और यहां से आ गया 6 ए इनवर्स। तो आपका ए इनवर्स क्या निकला 1/6 इंटू बी, और बी ये रहा आपके सामने। तो आपको ए इनवर्स निकालने के लिए किसी एडजॉइंट कोफैक्टर्स की जरूरत नहीं पड़ी, आप डायरेक्टली यहां पर इस तरह से इनवर्स निकाल सकते हैं। और जब आपको इनवर्स मिल गया तो कितना मुश्किल बचा क्वेश्चन। मैट्रिक्स मेथड लगाया, ए इनवर्स ये रहा और बी ये रहे। 3 17 और -7, 3 17 और -7, ये आपका बी मैट्रिक्स है। यहाँ से बी मैट्रिक्स इज 3 17 और 7, सॉरी -7 नहीं +7। तो ये बी मैट्रिक्स से अगर इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकल जाएगी। दैट्स इट, इतना सा क्वेश्चन है। तो इस चीज को ध्यान रखना। इस क्वेश्चन में आप डिटर्मिनेंट कोफैक्टर से जॉइंट इनवर्स निकाल के सॉल्व करोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, इसको ऐसे ही करना है। और इसमें मैंने एक शॉर्टकट बताया, जो बात ध्यान रखनी है ये हमेशा आइडेंटिटी या स्केलर ही आएगा, इस चीज को भी ध्यान रखना। तो आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं हो और जल्दी भी हो जाएगा, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। आपने जो 9 एलिमेंट्स निकालने हैं उससे बेटर एक ही एलिमेंट को 3 बार निकाल के देख लो कि कैलकुलेशन सही हो रही है या नहीं हो रही, या ये 3 एलिमेंट निकाल लो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये निकाला दोनों सेम आ रहे हैं तो मतलब 6 ही होगा। तो उसके हिसाब से आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब मैंने आपको कहा था कि कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी बताऊंगा आफ्टर मैट्रिक्स मेथड, वो कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। हमें बस ये बताना है, एग्जामिन करना है कि कोई भी इक्वेशन जो है वो कंसिस्टेंट होगी या इनकंसिस्टेंट होगी। तो उसके लिए हमने क्या स्टेप्स याद रखने हैं। सबसे पहले आपका डिटर्मिनेंट अगर नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, आपका डिटर्मिनेंट अगर नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो यूनिक सॉल्यूशन निकल रहा था। ये हमने अभी चेक करके देखा, क्या निकल रहा था, यूनिक सॉल्यूशन। और अगर बाई चांस आपका डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तब देखते हैं कि क्या होता। अगर आपका डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है तो 2 सिचुएशंस आपके सामने बनेंगी। लेकिन अगर आपका ए डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है तो क्या होगा, तो आपके सामने 2 सिचुएशंस बनेंगी। आप डिटर्मिनेंट 0 आने के बाद क्या करोगे, पहले तो अपना आंसर एक बार चेक कर लेना कि भाई साहब बच्चों को लगता है कि डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो आसान हो गया क्योंकि वो छोटा हो जाता है क्वेश्चन। लेकिन आप चेक कर लेना भाई साहब 0 आ भी रहा है या नहीं आ रहा। तो मैंने वो तरीका बताया है कि आप डिटर्मिनेंट जब भी निकालो, आप एक रो से निकाल रहे हो तो दूसरे कॉलम या किसी दूसरी रो से भी अपने आंसर को वेरीफाई कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आपका डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो आप सब कुछ वैसे ही चलोगे, आप एडजॉइंट ऑफ ए तक क्वेश्चन को वैसे ही सॉल्व करोगे। एडजॉइंट ऑफ ए और बी को मल्टीप्लाई करोगे, इनवर्स नहीं, एडजॉइंट ऑफ ए को बी से मल्टीप्लाई करोगे
अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आता है तो इसका मतलब इनकंसिस्टेंट है, मतलब नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट। तो यहीं पे क्वेश्चन छोड़ दोगे, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशंस। तो आप क्या बोलोगे, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या हो गया कि नो सॉल्यूशन है। तो आपको क्वेश्चन आएगा एग्जामिन कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी। तो आपने क्या किया, पहला स्टेप इक्वेशन से ए अलग करा, बी अलग करा, एक्स अलग करा, डिटर्मिनेंट निकाला, वो 0 आ गया। डिटर्मिनेंट निकालने के बाद आपने कोफैक्टर्स निकाले, एडजॉइंट निकाले, आपने टेंशन नहीं ली कि 0 आ रहा है, कोई बात नहीं, हो सकता है क्योंकि कंसिस्टेंसी करनी है चेक। तो आपने कोफैक्टर्स निकाल के एडजॉइंट निकाल लिया, जो आपका एडजॉइंट आया उसको बी से मल्टीप्लाई करके चेक करा कि 0 तो नहीं आ रहा। तो अगर वो 0 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो इसका मतलब जो सॉल्यूशंस हैं वो इनकंसिस्टेंट होंगे। लेकिन अगर आपका एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी 0 के इक्वल आ जाता है, तो इसका मतलब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आप बोल सकते हो, या कंसिस्टेंट सॉल्यूशन बोल सकते हो। इस चीज को ध्यान रखना। तो ये प्रोसेस होता है हमारा। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो हमें कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी चेक करने के लिए सिर्फ इन स्टेप्स को फॉलो करना है, दैट्स इट। अब एक और इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, जब ए डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं होता तो इसे बोलते हैं नॉन सिंगुलर। क्या बोलते हैं, नॉन सिंगुलर। और इसे क्या बोलते हैं, सिंगुलर। तो अगर मान लो आपके पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ गया x2y x243 और बोला कि ये मैट्रिक्स जो है ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, ये सिंगुलर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आपको पता है कि डिटर्मिनेंट 0 होता है सिंगुलर के केस में। तो आपने क्या किया, 3x - 8 को 0 रख के x की वैल्यू निकाल ली, 8/3 ये डाल। बात समझ आ गई है। तो अब ये आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। 4.5 भी कवर करवाई है मैंने इस क्लास के अंदर, 4.4 भी कवर करवाई है, 4.6 भी कवर करवाई है, और मिसलेनियस आपने आधी तो पहले ही कर ली थी, आधी आप आज ट्राई कर लेना। एग्जाम्पल जरूर करना, एग्जाम्पल नंबर 32, एग्जाम्पल नंबर 33, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स जो एग्जाम में आते हैं और बच्चों का गलत हो जाता है, बच्चे रट कर जाते हैं। आपको मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, आप उसको फॉलो करो, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। और जो भी आपके डाउट्स होंगे, आपके पास मेरा नंबर है ही, और मैं आपको लिंक में भी डाल दूंगा। अगर आपको इससे पिछली वाली वीडियोस देखनी है तो आप पिछली वाली वीडियोस के लिए मेरे चैनल फाइंड एक्स बाय सनी मनचंदा आप लिखेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा। उसके अंदर आप डिटर्मिनेंट्स की पिछली वाली एक्सरसाइजेस भी आराम से देख सकते हैं। इसके बाद मैं आपको डिटर्मिनेंट्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकता, बट हॉट्स लेवल के क्वेश्चन है कि अगर बाई चांस वैसे कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या करना है। तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा। उससे पहले आप अपना चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू। ओके।